वैसे तो उत्तर प्रदेश का सिरमौर, लेकिन चुनावी पैटर्न में उत्तर प्रदेश की खिड़की पूर्वांचल की 111 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है, 3 और 7 तारीख को। यहां पर जितना भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जरूरी हैं, उतनी ही जरूरी हैं गठबंधन वाले दल जो अलग अलग जातियों पर निर्भर है। कोई पटेल बिरादरी को लेकर के चल रहा है, कोई निषाद या मल्लाह जिसको कहते हैं उसको लेकर चल रहा है, कोई ओबीसी और एमबीसी का ठेकेदार बनकर के गठबंधन को मजबूत कर रहा है। तो कुछ नेता इसलिए अलग अलग पार्टियों में शामिल हो गए हैं ताकि जातिगत समीकरण को मजबूत कर सके। पूर्वांचल का चुनाव जितना आसान देखने में लगता है कि भाई यहां तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का क्षेत्र है, यहां तो भाजपा का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछले चुनाव का उदाहरण भाजपा के सामने मौजूद है जहां 75 सीटें भाजपा को मिली थी 111 में। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि फिर उसके बावजूद भी पूर्वांचल में सभी पार्टियों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है? तो उसकी वजह है पूर्वांचल की तासीर। यहां 1 मिनट में गेम पलट जाता है। तासीर थोड़ी अलग है, वोटिंग का तरीका अलग है। जिसको मन किया दिल खोल के सीटें लुटा दी, जिसको मन हुआ इकाई का आंकड़ा भी नहीं पार करने दिया। पूर्वांचल थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर जातियों का मकड़ ज्वाला जो है वह आप पकड़ गए तो समझना आसान हो जाएगा। तो आइए समझते हैं, पूर्वांचल को एक समझने की कोशिश करेंगे कि जिसमें प्रमुखता से गठबंधन में मौजूद छोटे दलों की बात करेंगे, जातीय समीकरण की बात करेंगे और किस तरीके से उनको सीटें बांटी गई हैं उसका बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और यह है जनता जंक्शन शो। 111 में से 33 सीटें भाजपा ने अपने गठबंधन के 2 दलों को दी हैं। कुल लगभग 40 से 45 सीटें सपा भाजपा ने मिलकर के गठबंधन के दलों को दी है। 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन यह बहुत बड़ा फैक्टर है जो नंबर है। अगर हम इसके बारे में बात करें गंभीरता से और इसी चीज को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं हम लोग। पिछली बार का प्रदर्शन देखें तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल एस के साथ गठबंधन में भाजपा ने 2017 के चुनाव में 111 में से 75 सीटें जीती थी और यही वजह थी कि पार्टी को प्रदेश के स्तर पर 324 सीटों का बहुमत मिला था इस गठबंधन को। इन चरणों में अपना दल को 5, सुभाषपा को 4, निषाद पार्टी को 1 सीट मिली थी। समाजवादी पार्टी ने कुल 13 सीटें, बीएसपी ने 11, कांग्रेस और निर्दलीय 1-1 सीट पर जीते थे। अब ये जितनी सीटें इन दलों ने जीती हैं उसके 2 या 3 गुना सीटों पर इन्होंने भाजपा को जितवाया था। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि अपना दल 5 सीटों पर जीती थी तो कम से कम नहीं तो 20 से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जितवा रही थी उसमें। यही वजह है कि इस बार सभी की सीटें भी बढ़ाई गई हैं दिल खोल करके, और उसी गठबंधन फैक्टर का नतीजा था कि अखिलेश यादव ने दोनों हाथों से भाजपा गठबंधन से टूटे ओम प्रकाश राजभर को लपक के एकदम अपने में शामिल भी किया था। अब पूर्वांचल की सुभाषपा पार्टी एसपी में शामिल हो गई तो भगवा जो ब्रिगेड एक तरीके से कही जा रही है, या कह ले भारतीय जनता पार्टी जो है, उसको इस इलाके में निषाद पार्टी का समर्थन मिल गया। यही चीज हुआ कि जो राजभर वोट गया वो निषाद वोट, उस चीज को बैकअप करने के लिए भाजपा ने अपने मिला लिया और अपना दल एस जो है वो पहले से ही भाजपा के साथ में है। भाजपा इस बार निषाद पार्टी को यहां 16 सीटें दे रही है, तो इसके अलावा अपना दल एस को 17 सीटों पर चुनाव लड़वाया जा रहा है भाजपा की तरफ से, और यह प्रमोशन है। 2017 में अपना दल को 11 सीटें मिली थी, उसने 9 पर जीत हासिल करी थी। ये समझा जाए तो उत्तर प्रदेश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो बेस्ट प्रदर्शन है। अगर ऐसा प्रदर्शन प्रदेश में कर लिया जाए तो 350 क्या उससे भी ज्यादा नंबर हासिल किया जा सकता है। वो एक केवल फैक्ट है जो केवल तथ्यों के आधार पर हो सकता है। जमीनी स्तर पर जो ये अपना दल है या पटेल वोट कह लें, वो उतना ज्यादा फैला हुआ नहीं है कि पूरे प्रदेश में इतनी बड़ी जीत हासिल कर सके। इसके अलावा निषाद पार्टी पिछली बार 1 सीट पर जीती थी, लेकिन इस बार जितनी सीटें उसको मिली हैं 16 सीटें, उसको साबित करना होगा, और 15 सीटें उसकी इसी चरण में है, 6वें चरण में। अगर वो साबित कर पाती है तो भविष्य आगे बताएगी, नहीं तो मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में घुस चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में गठबंधन में है, तो आगे भाजपा उनको गठबंधन में लेने से गुरेज नहीं करेगी क्योंकि वो पुराने साथी हैं। और निषाद पार्टी अगर पीछे चली जाती है तो वहीं से भविष्य भी लगभग निषाद पार्टी का खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कुर्मी पटेल वोटों की जो बात की जा रही है इस चरण में जो बड़ी संख्या में है, उनकी जिम्मेदारी अपना दल एस के पास है। भाजपा के गठबंधन में जो है ये पार्टी इस समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रही है, और उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है, जैसे 2017 में उसने जितनी सीटों पर जीत हासिल करी थी, अगर 9 पर जीत हासिल करी थी अपना दल ने, तो 3-4 गुना सीटों पर भाजपा को जितवाया भी था। तो इस तरीके से काम कर रही थी। इसके अलावा निषाद पार्टी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर इलाका जो पड़ता है, और उसके अलावा भी वहां निषाद, माझी, मजुआरा जितना भी समुदाय है उनको समर्थन का दावा करती है, और उसको इस बार साबित करना है। और एक चीज हम पहले ही बता चुके हैं कि बुंदेलखंड की कालपी सीट को छोड़ करके बाकी सारी सीटें उसकी 6वें चरण में ही आ रही है।
निषाद पार्टी की जो 15 सीटें बच रही हैं वो छठवें चरण में होंगी। 57 में से भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीटें निषाद पार्टी को दी हैं एक चरण में। आप समझ पा रहे होंगे कि क्षेत्रीय दलों का ताकत फिलहाल क्या नजर आ रही है। कम से कम छठवें और सातवें चरण में अपना दल जो केंद्रीय मंत्री बनाने भर की पहुंच नहीं रखती है, उसके पास न इतना नंबर है न समर्थन है, लेकिन उसके बावजूद जातीय समीकरण और जातियों के फैलाव और इसके अलावा भाजपा को 2017 में दिखा उस गठबंधन के रिजल्ट की वजह से भाजपा ने अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया है। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे थे तो इस चरण में टेंशन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन गठबंधन के दलों को इतनी सीटें देना यह दिखाता है कि इस इलाके में बड़े चेहरे से ज्यादा अपने चेहरे जरूरी हैं अगर आपको वोट पाना है। इसके बरक्स अगर आप देखेंगे अवध में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा अकेले लड़ी है और वहां पर इतनी बड़ी लड़ाई भी नहीं थी कि गठबंधन बहुत ज्यादा उसमें रोल प्ले कर रहा था। वहां पर भाजपा अकेले लड़ रही थी और मजबूत होने का दावा भी कह रही है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पूर्वांचल अलग ढंग का इलाका है, यहां हर सीट का मैकेनिज्म अलग है और उसकी इंजीनियरिंग भी अलग है। अब इसी चीज को सपा की तरफ देखते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के खेमे से जो सुभाषपा है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिससे ओम प्रकाश राजभर जिसके नेता हैं, 18 सीटों पर लड़ रही है और अपना दल कैमरावादी जो अपना दल जो अनुप्रिया पटेल का है, वो मतलब उनके पिताजी का था सोनेलाल पटेल का डॉक्टर, उसके बाद वो टूटती है जब उनकी मौत होती है। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल की तमाम चीजें उनके बीच में रिफ्ट होता है। उसके बाद उनकी मां और उनकी छोटी बहन पल्लवी पटेल एक तरफ हो जाती है, अनुप्रिया पटेल एक तरफ हो जाती हैं। उसको 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा भाजपा के साथ गठबंधन में सुभाषपा पहले भाजपा के साथ गठबंधन में थी तो 2017 में वो 4 सीटें जीत पाई थी। तो ये चीज मतलब काफी ज्यादा, अब जब वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गई है तो समाजवादी पार्टी उम्मीद कर रही है, अगर पिछली बार 4 जीते थे इस बार 8-10 जीती है और ज्यादा मजबूत करिए। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाले सुभाषपा के गठबंधन के अलावा जो समाजवादी पार्टी ने कई ऐसे पूर्व नेताओं को जो भाजपा में थे उनको अपने में शामिल करवाया, जिनमें एक नाम अगर आपको देख लें तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए हैं, जो भाजपा छोड़ करके आए हैं सपा में, उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और दारा सिंह चौहान है और दोनों पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो इनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी सीट तो जीतना ही है, इसके अलावा इनको जरूरत है कि दूसरी सीट पर भी आप जो असर है उस फैलाव को दिखाइए। स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर कुशीनगर से लड़ रहे हैं, उनकी सीट बदली गई है। दारा सिंह चौहान घोसी मऊ से लड़ रहे हैं। मौर्य और चौहान दोनों ओबीसी नेता हैं, जाहिर सी बात है, और जिनकी जड़ें एक तरीके से बड़ी सघन जड़ें पूर्वांचल में, और उन्हें धूमधाम से समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया था। खास करके जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आए थे तो एक तरीके का उत्साह मनाया गया था, जैसे आधी भारतीय जनता पार्टी टूट करके इन्हीं की तरफ आ गई है। इसकी वजह है कि इस क्षेत्र में जो ओबीसी मौर्य कुशवाहों की जो पकड़ है वो अच्छी है और वो अगर एक तरफ निकल गए तो फिर अच्छा खासा सीट समाजवादी पार्टी को दिला सकते हैं। और इसीलिए सपा को भी उम्मीद है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के पक्ष में हवा बना ले जाएंगे। इसके अलावा नौनिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जो चौहान है, एक तरीके से जो अभी दारा सिंह चौहान की बात हो रही है, उनका भी इलाका गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी है, उसमें भी काफी इनके समर्थक हैं और सपा भी इनसे बाकायदा उम्मीद लगाए हुए बैठी है। ये तमाम समीकरण था दलित, पिछड़ी जातियों का और तमाम जातियों का। अब बात अगड़ी जातियों की भी कर लेते हैं, क्योंकि पूर्वांचल में ठाकुर और ब्राह्मण ये अगड़ी जातियां, इसके अलावा जो बनिया है वो हमेशा से भाजपा का ही कोर वोटर माना गया है, तो उसके बारे में उतना ज्यादा समीकरण साधने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाजपा भी उस चीज का ख्याल रखती है और वो लोग भी उसको वोट देते थे, ज्यादा इधर उधर कोई जाता नहीं है। लेकिन ठाकुर और ब्राह्मण, और खास करके जब आप पूर्वांचल में आएंगे तो बड़ी तगड़ी एक रिफ्ट देखने को मिलती है। इनके बीच में प्रतिद्वंदिता एक परंपरा है, मतलब कि वो इस तरीके से नहीं है कि किसी वजह से हो रही, वो एक परंपरा बनी हुई है कि ठाकुर और ब्राह्मण रिफ्ट में रहेंगे और अदावत के जो है किस्से तगड़े तगड़े चलते हैं। इसके लिए भाजपा ने क्या किया है, भाजपा के साथ जो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोटर नाराज है, ब्राह्मण वोटर नाराज है, उसके लिए ब्राह्मण समुदाय को अपने पक्ष में रखने के लिए गोरखपुर के एसपी शुक्ला के नेतृत्व में भाजपा ने एक बढ़िया सी कमेटी बनाई है और हर चरण में इस कमेटी से काम लिया जा रहा है कि जो ब्राह्मण नेताओं का या ब्राह्मण मतदाताओं का मतभेद है उसको किसी तरीके से सुलझा लिया जाए। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मणों को साधने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। समाजवादी पार्टी ने भी इसीलिए ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी, जो एक वक्त पर कहा गया है कि पूरे पूर्वांचल में जितने भी ब्राह्मण नेता थे उनके जो मुखिया थे वो हरिशंकर तिवारी ही थे, तो उनको समाजवादी पार्टी ने अपने में शामिल करवा करके भाजपा का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की तैयारी करी है। क्षत्रिय चेहरे भी भाजपा उतनी मजबूती के साथ खड़े कर रही है। ये कहानी 6वें और 7वें चरण की है जो हमको समझ में आई, हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को और कार्यक्रम को साझा भी करें। बड़ी खबर में इतना ही, बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ जो है इन शॉर्ट।
सबसे पहली खबर यूक्रेन से जुड़ी हुई। पोप फ्रांसिस ने दुनिया भर के लोगों से अपील की है कि वो यूक्रेन के उन लोगों का साथ दे जो बमबारी से बचने के लिए जमीन के अंदर बंकरों में शरण लिए हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पोलैंड को भी धन्यवाद कहा कि जिसने बड़ी संख्या में यूक्रेन से निकलने वाले लोगों को शरण दी है। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के अभियान के समन्वय में रोमानिया में है। लगातार भारत सरकार की कोशिशें हैं कि अपने तमाम नागरिकों और खास करके छात्रों को वहां से सुरक्षित निकाला जाए। इसके अलावा खबर बिहार से। बिहार में एमएलसी चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में 4 अप्रैल को एमएलसी चुनाव होंगे और 7 अप्रैल को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। दरअसल बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है। इससे पहले एनडीए ने गठबंधन का ऐलान कर दिया था। बिहार के भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बताया है कि बिहार विधान परिषद चुनाव में 13 सीटों पर भाजपा और 11 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा एक खबर उत्तर प्रदेश से। जौनपुर के शाहगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि अब तक के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में धुआंधार वोटिंग हुई है, इस बार धुआं वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि सपा प्रत्याशियों के रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि कहने को तो भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन काम और आंकड़ों का आकलन करेंगे तो दुनिया की सबसे झूठी और घटिया पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा एक और खबर यूक्रेन से। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर के रूस पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा है कि युद्ध रोक दिया जाए। उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ऐसे में रूस ने पीछे हटने के बजाय दुनिया को धमकाने की कोशिश की है। रूस ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी देते हुए परमाणु युद्ध छेड़ने की बात कही है। दरअसल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोवा ने चेतावनी दी है कि अगर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से तीसरा विश्व युद्ध छेड़ा गया तो यह विनाशकारी होगा। रूस ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को मालूम है कि प्रतिबंधों का नतीजा क्या है। ये इनडायरेक्टली रूस का साफ साफ धमकी है कि भैया हम लोग जो हैं जा सकते हैं, परमाणु बमबारी की तक भी जा सकते हैं। बीते दिनों खबरें भी आई है कि खतरनाक खतरनाक बम जो हैं रूस से यूक्रेन में छोड़े जा रहे हैं। भारत सरकार से अपील है कि जल्दी से जल्दी अपने नागरिकों को निकाला जाए और उसके बाद युद्ध वगैरह का देखा जाए। बाकी इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 3 मार्च को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें राजनीतिक दलों के खिलाफ कथित तौर पर मुफ्त उपहार देकर के मतदाताओं को लुभाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया। जब अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा ने मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की मांग उठाई, तब रमन्ना ने कहा कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो सब भूल जाओ, अदालतें क्या करेंगी, चुनाव रोकेगी। जगह जगह चुनाव में घूसखोरी हो रही है, हम जानते हैं ये एक राज्य की बात नहीं है, आपको अदालत के सामने साबित करना होगा। मतलब भारत की न्याय व्यवस्था यह स्वीकार कर रही है कि भारत का जो लोकतांत्रिक चुनाव चल रहा है, जिसको निष्पक्ष कहा जाता है और सबसे सुंदर तरीका कहा जाता है सरकार चुनने का, उसमें भारत की न्यायपालिका को भरोसा है कि हर जगह घूसखोरी चल रही है। हिंदू सेना के उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि वो मौजूदा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी के द्वारा दिए गए चुनावी वादों से दुखी है। इसमें भाजपा का नाम नहीं है। याचिका में कांग्रेस, सपा, बसपा और आप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर ये दल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर चुनाव में सरकारी खजाने से उपहार, सामान, धन की पेशकश करके मतदाताओं को प्रभावित करते हैं तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123/1A के तहत किए गए अपराध के लिए इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि जो उम्मीदवार मुफ्त में उपहार देते हुए पाए जाते हैं उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। आपकी क्या राय है बेहद जरूरी होगी। अगर आप 2 मिनट निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है आज की नसीहत। एक नसीहत है ये हेलन केलर की तरफ से। उन्होंने कहा है कि मैं मानती हूं कि ईश्वर मेरे अंदर वैसे ही है जैसे सूर्य एक फूल के रंग और खुशबू में, मेरे अंधकार में रोशनी और मेरी खामोशी में आवाज। एक तरीके से ईश्वर जो है, ईश्वर को लेकर के अलग अलग तरीके की मान्यताएं होती हैं, लेकिन सबसे सरलतम रूप यही माना जाता है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो हैं, उसमें अगर आप ईश्वर को साक्षात देख सकते हैं, उसमें ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, तो वो ईश्वर का सबसे बेहतरीन रूप हो सकता है। अपनी जिंदगी में भी ये चीज आजमा करके देखिए, ईश्वर की मौजूदगी का एहसास करके देखिए, जीवन सकारात्मक हो रहता है। बाकी मौज करिए। आज के जनता जंक्शन शो में इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।